हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वोल्ट फिजिक्स यस दुबे। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं क्लास 12th का सेकंड पार्ट है। क्लास 12th वालों के लिए है चैप्टर फर्स्ट का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसको आप लोग अब ध्यान से करिए। एक एक पार्ट आपके वीडियोस को हम दे रहे हैं कि ये था चैप्टर का पहला, इसके पहले था ना कि इस चैप्टर का पहला पार्ट था, अब ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम आपको कूलम्ब्स लॉ बताएंगे और भी चीज़ें बताएंगे। तो देखते हैं, कूलम्ब्स लॉ जो है वो हमें चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन के बारे में बताता है। पहले इसको देखिए। अच्छा, अट्रैक्शन और रिपल्शन क्यों बोला गया? अट्रैक्शन रिपल्शन इसलिए बोला गया कि अगर दो चार्ज हैं तो दोनों चार्ज सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जब सेम चार्ज होंगे मतलब लाइक चार्जेस होंगे तो क्या होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस होंगे, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों की बात कही जाती है। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कूलम्ब्स लॉ ये है, कूलम्ब्स लॉ हमको बताता है इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, अगर दो स्टेशनरी मतलब रुके हुए पॉइंट चार्ज हैं उनके बीच में ये हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में बताता है। मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है। ऐसे बेसिक समझिए, अभी एक्सप्लेन करेंगे पूरा डेरिवेशन इसका। तो इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। अब हमको पता तो है ना कि ये दोनों लाइक हैं या अनलाइक है, इसीलिए हम दोनों की बात करेंगे, रिपल्शन की भी और अट्रैक्शन की भी। चलिए, तो फिर कह रहा है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात करता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है? तो पहला कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ध्यान से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, मतलब कि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या चाहे रिपल्शन हो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों चार्जेस के जो हैं मल्टीपल, जो मल्टीपल मीन्स मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट जो है, इन दोनों चार्जेस के जो हैं प्रोडक्ट हैं वो कितना है। ठीक है, दूसरी बात है, दूसरी चीज है जो इस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों चार्जेस के बीच में कितनी डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, स्टेटमेंट आप नोट करिए, समझिए, उसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, इसको पहले आप इसको ध्यान से पूरा देखिए, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। और फिर एक चीज और कह रहा है, दिस फोर्स एक्ट लाइन दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। दोनों चार्जेस के लाइन जॉइनिंग के अलोंग ये फोर्स लगता है। तो दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहली चीज क्या है, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पे, ठीक, वो भी कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन दोनों चार्जेस की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उतारिए इसको, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं जो पूरा डेरिवेशन है इसका। जल्दी करिए। चलिए, स्टेटमेंट आपने देखा, अब स्टेटमेंट को दिमाग में बिठा रही है। दो चीजें कह रहा था वो, अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं आपको अच्छे से। तो हमने माना कि एक चार्ज Q1 है और दूसरा है Q2, इन दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल r। ठीक है, इफ टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r। तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। मतलब कि मैं लिख सकता हूं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ठीक, चलिए, पहला स्टेटमेंट इनका हो गया। दूसरा कह रहे थे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, सही है। अच्छा, तो भाई साहब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दो चीजें थी।
आपको बता दें, अगर भूल गए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता था कि अगर हमारी ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये भी क्वांटिटी बढ़ेगी। इनवर्सली में एक बढ़ती थी तो दूसरी घटती थी। मतलब कि इन दोनों चार्जेस की जितनी वैल्यू, जितना मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बढ़ेगा। या फिर दूसरी चीज है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर इनके दोनों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होगा। चलो फार्मूला आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड ये करना है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं हम। कंबाइन करके Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ध्यान से देखते रहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं। Q1 इंटू, अच्छा हमको पता है, हम बेसिक पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाना होता है तो हम लाते हैं कांस्टेंट। ठीक, क्या लाते हैं? कांस्टेंट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाने के लिए लाएंगे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हम लाते हैं यहाँ पे स्मॉल k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया आपका फोर्स का फार्मूला। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये k क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, सब एक्सप्लेन करना है आपको। इतना समझ में आया? एक बार देखिए फिर से ध्यान से, हम एक बार और बता दे रहे हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, जहाँ पे F क्या हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की दूरियों के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब दूरी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होगा, और Q1 Q2 की जितनी वैल्यू बढ़ेगी, जितना मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, F उतना बढ़ेगा। ठीक, ओके चलो हम K के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। तो K की वैल्यू होती है इन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें इस चैप्टर में आपको K की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। देखिए K की जो वैल्यू थी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹। हाँ, ऐसा यूनिट आप लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नोट करिए जल्दी, उसके बाद हम आपको बताएंगे कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो चलिए देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, पहली बात तो डरने का नहीं है। इस बहुत बच्चों ने पर्सनल मैसेज किया, सर जो है कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। ध्यान से देखो इधर। चलो, तो मैं जो कंडीशन बताने जा रहा हूँ वो रिपल्शन कूलम्बियन फोर्सेस के लिए है। ठीक, रिपल्शन, अगर दो चार्जेस हैं उनको रिपल करना होगा तो लाइक होना पड़ेगा। लाइक या तो निगेटिव नेगेटिव या तो पॉजिटिव पॉजिटिव, और अगर ऐसे होंगे तो ये ग्रेटर देन 0 होंगे। ठीक, चलो उसके बाद, और अट्रैक्टिव के लिए Q1 Q2 लेस देन 0, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो हमेशा इनका प्रोडक्ट निगेटिव में ही आएगा। चलिए चलिए चलिए, हाँ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में हमें इसको लिखना है, हमें कुछ इसमें एकदम रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, एकदम वेक्टर फॉर्म सिंपल। 11th में आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा था, वही यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, हम यहाँ पे समझा रहे हैं, अगर ये दो चार्जेस हैं, दोनों रिपल कर रहे हैं, तो अगर ये दोनों रिपल कर रहे होंगे तो ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, Q1 Q2 पे लगा रहा होगा, और Q1 Q2 पे और Q2 Q1 पे। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगर Q1 Q2 पे लगा रहा होगा, ठीक, तो एक फोर्स ये इस पे और एक फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा। अब जो F12 है वो क्या है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इसने इसको बाहर की ओर धक्का दिया, इसने इसको भी बाहर की ओर धक्का दिया। तो अब भाई ये इसको इधर धक्का दे रहा, तो उसके द्वारा जो फोर्स था वो इधर ही तो आएगा। ठीक, और लग किस पे रहा है? Q2 किस पे लगा रहा है? Q1 पे। तो F12 को हम क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन चार्ज Q2
सॉरी, हाँ F12 को ना, ठीक है ये F21 है, F12 को हम यही तो लिखेंगे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। क्लियर? अच्छा F21 का मतलब 2 पहले आ रहा है। अच्छा याद करने का तरीका देखो, F12 है तो अगर 1 पहले आ रहा है मतलब 1 पे लग रहा है किसके द्वारा, 2 के, ठीक, 1 पे लग रहा है 2 के, मतलब F12 है तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। क्लियर? और F21 है तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। देखिए कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने लिख दिया है F21 की भी वैल्यू, मतलब इसका क्या मतलब होता है, और F12 का भी मतलब लिख दिया है। ठीक, एक बार फिर से देख ले, Q1 पे Q2 धक्का मारेगा बाहर की ओर और Q1 Q2 पे मारेगा बाहर की ओर, तो Q2 पे Q1 के द्वारा लगेगा, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक, ये हो गया। अब फोर्स का फार्मूला अभी हमने प्रूव किया, ठीक है, क्या प्रूव किया, F इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जब इतना था तो अब ये क्या R यूनिट वेक्टर 1 2 क्या कर दिया है, इसको भाई समझिए। देखो बेटा, इसका जो यूनिट वेक्टर है R यूनिट वेक्टर 1 2 और R यूनिट वेक्टर 2 1, इसका क्या मतलब होता है, इसे भी हमने लिख दिया है। ये देखिए आपने फोर्स का फार्मूला लिखा सिंपली, और उसके बाद R यूनिट वेक्टर 1 2। R यूनिट वेक्टर 1 2 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यूनिट वेक्टर को याद करिए। यूनिट वेक्टर हम यहाँ देखिए ध्यान से, कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर तब होता है जब हम उसके वेक्टर को मॉड ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए। ठीक, तो ये हो जाता है यूनिट वेक्टर। अब R यूनिट वेक्टर 1 2 का मतलब क्या हुआ कि R वेक्टर 1 2 को R12 वेक्टर के मॉड से डिवाइड किया गया, तो हमको मिला यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का यहाँ काम कुछ नहीं, केवल ये हमको डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, डरने का नहीं कि यहाँ पे सर ये क्या कैप वैप लगा के दे दिया, कुछ नहीं। ये R12 यूनिट वेक्टर का मतलब सीधा सीधा है कि जो आपकी यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में है, Q1 से Q2, 1 2 मतलब Q1 से Q2 की ओर। ठीक, फ्रॉम Q1 टू Q2। अच्छा, अब दूसरा भी यही था, सिंपल आया ना। देखो फिर से F21 जो था उस पर मैंने फोर्स का फार्मूला लगाया 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर विद यूनिट वेक्टर R12। R12 हमको बता रहा है कि भाई साहब ये कहाँ से लग रहा है, फ्रॉम Q1 से Q2 की ओर। क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन, फोर्स नहीं। फोर्स तो जो लगना था लग गया, Q1 पे किसके द्वारा, Q2 के द्वारा। ये R12 यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन है, कहाँ से, Q1 से Q2 की ओर। अच्छा, F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसका भी वैसे लिखेंगे। फिर यहाँ यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R21। R21 हमको क्या बता रहा है कि यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन Q2 टू Q1, मतलब Q2 से Q1 की तरफ है। अगर ध्यान से देखिए तो ये यूनिट वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, उसको आप लोग ना देखिए, सवाल समझिए। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म। इसको थोड़ा आप अपने मन से देखिए, समझिए, उसके बाद हम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंस बताएंगे फिर। चलिए, इंपॉर्टेंस बताने से पहले मुझे लगता है यूनिट वेक्टर मैं फिर से बता दूं, यहाँ शायद दिखा नहीं है आपको। यूनिट वेक्टर देखिए, किसी वेक्टर के मतलब किसी भी अगर ए कैप लिखा तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और इसका मतलब है कि इसके वेक्टर को जब हमने इसी के मॉड ऑफ वेक्टर से डिवाइड किया तो हमको मिला यूनिट वेक्टर। याद कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। ठीक, भूल गए होंगे ना, हाल से तो आप एक नंबर के हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, सिंपल समझिए, R12 यूनिट वेक्टर R21 के जस्ट अपोजिट था, मतलब कि मैं लिख सकता था यूनिट वेक्टर R21 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ R, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या थी, अपोजिट थी। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर ये ऐसा है, इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूँ उठा के फार्मूले में, तो मुझे F21 और F12 मिल जाएगा। F21 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F12, और इसको देख के मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे लगता है आपको भी याद आना चाहिए। क्या याद आ रहा है, 11th क्लास का फार्मूला, कूलम्बियन फोर्स
ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है, मानता है, फॉलो करता है। ठीक है, अब ये सोच रहे हो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सोचो ना, इसको याद कर लो, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, नोट दैट। ठीक, फिर दूसरा आइए, इट एक्ट अलॉन्ग द F12 और F21। आपको पहले बताया था कि वो कूलाम फोर्स में आपको बताया गया था लाइन जॉइनिंग सेंट्रल पे लगता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है। इट अलॉन्ग F12 और F21 अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के सेंटर्स के लाइन जॉइनिंग होते हैं, सो दे आर सेंट्रल फोर्सेज। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेज। याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंस है। और ये रहा आपका पूरा का पूरा कूलाम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है देन कमेंट करिए, हमको बताइए, हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम और भी अच्छे से बताएंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ रह गया होगा। ठीक है, आपको इसीलिए सारी चीज़ों का मतलब बता दिए कि F12 क्या है, ठीक, F21 क्या है, R यूनिट वेक्टर 12 क्या है, हर एक चीज़ की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, लाइन टू लाइन देखिएगा, तभी समझ में आएगा। और इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद हम अब अगला टॉपिक फिर लेके आएंगे, जो भी इस चैप्टर का आपका अगला टॉपिक होगा। ठीक, तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी इसको आसानी से समझ सकें। इसीलिए देखो बेटा, हम एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, उसमें आपको ये नहीं कि कोर्स को मैं उड़ा दूंगा, कि एकदम हवा में पढ़ा दूंगा। एकदम छोटी छोटी चीज़ों को हम इसीलिए आप केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। ठीक है, नहीं हम चाहें कि इसको फिर बहुत फास्ट भी बता सकते हैं, तो ऐसा करिए, आप इसको अच्छे से समझिए। ठीक, आपके पास एकदम बढ़िया चांस है, आप इसको घर पे बैठ के आसानी से फ़ोन में देख के पढ़ सकते हैं। और कोई चीज़ पूछनी हो तो बिल्कुल कमेंट करिए भाई। अगर कोई वीडियोस या कोई भी टॉपिक कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमको इन्फॉर्म कीजिए ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। ओके, थैंक यू। और अगली वीडियो जो होगी वो आपके क्वेश्चंस हम देंगे कूलाम्स लॉ के बेसिस पे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देंगे, पहले हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको देंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। MCQ भी करवाएंगे, कुछ सेलेक्टेड MCQ होंगे इसी टॉपिक पे। ठीक, ओके, थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब